All right, let's begin with the class. Inshallah, objective is that we are going to solve the past paper questions of forces in equilibrium. और फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम के जो पास्ट पेपर्स हैं और जो एक्सप्लेनेशन लेक्चर्स हैं वो आप लोगों ने देख लिए हैं, मतलब वो हो गए हैं, क्लास कंडक्ट हो गई है उस पर और आपने काफ़ी सारी चीज़ें लर्न की हैं। लेकिन फिर भी जब तक सवालात नहीं करेंगे आपकी एप्लीकेशन नहीं हो पाएगी। तो आपने मैक्सिमम पॉसिबल सवालात अटेम्प्ट करके अपने कॉन्सेप्ट्स को पॉलिश करना है। बहुत सारा प्रैक्टिस मटेरियल मौजूद है। मैकेनिक्स में टॉपिक्स देखे जाएँ तो कम है और कोई सब टॉपिक्स भी एज सच नहीं है। फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम एक टॉपिक है, फिर काइनेमेटिक्स है, फिर उसके बाद न्यूटन लॉज ऑफ मोशन है, फिर वर्क एनर्जी पावर है, मोमेंटम है। ये 5 टॉपिक्स हैं, बट इसमें मोमेंटम तो नया है 2020 के बाद, तो उसके अंदर सवालात प्रैक्टिस के हमारे पास कम ही होंगे। बट बाकी जो टॉपिक्स हैं उसके बहुत सारे सवालात हैं प्रैक्टिस के लिए जो कि आप कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। अच्छा, अब एक बात याद रख लें कि कोई भी सवाल करने के मल्टीपल मेथड्स हो सकते हैं और आप जो भी मेथड यूज करना चाहें आप यूज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको डिस्कस करने की भी खास वजह यही है कि इसके अंदर मल्टीपल मेथड्स लग सकते हैं। अच्छा, हमारे जहन में जो भी मेथड आएगा हम उसको अडॉप्ट करेंगे, बट एक मेथड जो हमेशा लगता है वो है रिजॉल्विंग ऑफ फोर्सेस वाला। और जो मेथडोलॉजीज मैंने आपको रिजल्टेंट के हवाले से सिखाई हैं वो भी यहाँ लगेंगी। सवाल पढ़ते हैं फिर हम फैसला करते हैं। टू फोर्सेज हैव मैग्नीट्यूड पी न्यूटन एंड क्यू न्यूटन। Two forces have magnitudes P Newton and Q Newton. The resultant of the two forces has magnitude 12 Newton and acts in a direction 40 degree clockwise from the force of magnitude P Newton and 80 degree anti-clockwise from the force of magnitude Q Newton. अच्छा, आप देखें डाटा जो आप इसने हमें दिया हुआ है, नाम का मैंने बदला नहीं है, नाम मैं बदल देता हूँ और ये बस हो गया। फिर चले, तो मैं बात कर रहा था कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पी और क्यू का जो रिजल्टेंट है वो 12 न्यूटन है और वो 40 डिग्री फ्रॉम द फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड पी न्यूटन है एंड 80 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम द फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड क्यू न्यूटन। अच्छा, अब इसमें मुख्तलिफ तरीक़ेकार फॉलो हो सकते हैं। वन ऑफ द मेथड्स इज रिजॉल्विंग ऑफ फोर्सेस। अच्छा, अब सोचें, आप देखें मैं आपको बताता हूँ एक तरीका। मैथ्स का उसूल क्या है? मैथ्स का उसूल ये है कि जब भी हमें कोई चीज़ दी होती है, जब भी कोई चीज़ हमसे मांगी जाती है तो हम फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमसे अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछा जाए तो हम एरिया के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, या फिर अगर नॉन राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाफ ए बी साइन सी यूज करते हैं। तो अगर हमें एरिया दिया जाएगा तो हम फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर हमें एरिया हमसे सॉरी एरिया अगर हमसे मांगा जाएगा तो हम फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर हमें एरिया दिया जाएगा, एग्जामिनर हमें एरिया देगा, तो भी हम फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो एरिया हमें दिया जाए या एरिया हमसे मांगा जाए, दोनों सूरतों में फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर रिजल्टेंट, जब रिजल्टेंट मांगा जाता है तो मैंने आपको क्या मेथोडोलॉजी सिखाई है? जब रिजल्टेंट मांगा जाता है तो मैंने आपको मेथोडोलॉजी ये सिखाई है कि भाई पहले रिजल्टेंट के दो कंपोनेंट्स निकाल लिया करो। एक कंपोनेंट कहा था रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट जिसको हमने सिग्मा एक्स कहा था, और जो रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट है उसको सिग्मा वाई कहा था। सिग्मा एक्स निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था? सिग्मा एक्स इज इक्वल टू राइट माइनस एंड सिग्मा वाई इज इक्वल टू अप माइनस डाउन। तो आपने कहा यार मैं काम करता हूँ, पहले सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई निकाल लेता हूँ। सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई निकाल लेता हूँ। तो आप उसके लिए क्या करोगे? फोर्सेस को रिजॉल्व करोगे। किस किस फोर्स का रिजल्टेंट दिया हुआ है? अच्छा, रिजल्टेंट दिया हुआ है ना, लेकिन आप पहले ऐसे ही समझो कि आपको रिजल्टेंट निकालना है, बिल्कुल ऐसे ही काम करो। तो एक फोर्स है क्यू न्यूटन और ये वो फोर्स है जो रिजॉल्व नहीं होगी। सर ये क्यों रिजॉल्व नहीं होगी? क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली एक्ट कर रही है टुवर्ड्स राइट, और ऐसी फोर्स जो राइट या लेफ्ट एक्ट कर रही हो वो रिजॉल्व नहीं होती, और जो अप और डाउन एक्ट कर रही हो वो भी रिजॉल्व नहीं होती। राइट लेफ्ट वाली का खाली एक ही कंपोनेंट होता है एक्स कंपोनेंट, अप डाउन वाली का एक ही कंपोनेंट होता है वाई कंपोनेंट। अलबत्ता पी वाली फोर्स रिजॉल्व होगी। अच्छा, पी वाली फोर्स रिजॉल्व करने के लिए मुझे या तो विद द वर्टिकल एंगल चाहिए होता है या विद द हॉरिजॉन्टल। तो विद द वर्टिकल भी आ सकता है, अगर ये 90 है ये 80 है तो ये 10 हो जाएगा और 40 माइनस 10 से 30 हो जाएगा। या फिर दूसरा तरीका है विद द हॉरिजॉन्टल, आसानी से निकल जाएगा।
तो ये वाला एंगल हमारा कितना हो जाएगा, 180 माइनस 80 माइनस 40, 180 माइनस 120 60 डिग्री। इसको मैं रिजॉल्व कर लूंगा इनटू इट्स टू कंपोनेंट्स, तो ये हो जाएगा पी कॉस 60। सर मैं फिर कह रहा हूँ मेथड्स एक से ज्यादा मौजूद होते हैं, ये एक पहला मेथड मैं आपके सामने रखता हूँ क्योंकि रिजॉल्विंग ऑफ फोर्सेज वाला मेथड है जो मैंने आपको सिखाया है कि फोर्सेस को रिजॉल्व करें, तो उस हिसाब से आप करेंगे इंशाल्लाह। नहीं, पी साइन 40, पी साइन 40 तो नहीं यूज करेंगे। बहरहाल मैं देखता हूँ क्या आप कह रहे हैं, हो सकता है कोई पॉसिबल मेथड्स आपने लगाया हो, देखता हूँ, एक मिनट रुक जाए। 40 को डायरेक्ट रिजॉल्व नहीं कर, 40 के जरिए डायरेक्ट पी रिजॉल्व नहीं हो सकती क्योंकि ये 40 ना विद द वर्टिकल है ना विद द हॉरिजॉन्टल। एंगल जो रिजॉल्व करने के लिए यूज होता है वो या तो विद द वर्टिकल होना चाहिए या विद द हॉरिजॉन्टल। तो विद द हॉरिजॉन्टल 60 डिग्री निकाल के हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं पी कॉस 60 में और पी साइन 60। और फिर राइट माइनस लेफ्ट करेंगे तो सिग्मा एक्स आ जाएगा, क्यू माइनस पी कॉस 60। और अप माइनस डाउन करेंगे तो सिग्मा वाई आ जाएगा, और डाउन है नहीं तो खाली अप वाला कॉम्पोनेंट सिग्मा वाई होगा, तो सिग्मा वाई हो जाएगा पी साइन 60। अब देखिए पहला स्टेप ये हो गया जो मैंने यहाँ पर किया। सिग्मा रिजल्टेंट का एक्स कॉम्पोनेंट निकालने के लिए सिग्मा एक्स निकालेंगे राइट माइनस लेफ्ट, रिजल्टेंट का वाई निकालने के लिए सिग्मा वाई करेंगे अप माइनस डाउन। तो अब मैंने निकाला रिजल्टेंट का एक्स कॉम्पोनेंट, क्या निकाला, क्यू माइनस पी कॉस 60 जो मैंने आपको बताया। रिजल्टेंट का एक्स कॉम्पोनेंट आया राइट माइनस लेफ्ट, तो क्यू माइनस पी कॉस 60 ये आपने निकाला। और रिजल्टेंट का वाई कॉम्पोनेंट आया पी साइन 60। कहाँ लिखा है मैंने, हाँ पी साइन 60 माइनस 0। ये है रिजल्टेंट का एक्स कॉम्पोनेंट जो आपने निकाला है, और ये है रिजल्टेंट का वाई कॉम्पोनेंट जो आपने निकाला है। अच्छा अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या रिजल्टेंट के एक्स और वाई कॉम्पोनेंट्स दिए हुए, क्योंकि अगर मुझे, होता क्या है कि जो चीज मैं निकालता हूँ अगर मुझे निकालना होता है तो मैं इसी तरह निकालता हूँ, लेकिन यहाँ पर क्योंकि मुझे रिजल्टेंट दिया हुआ है, रिजल्टेंट फोर्स दी हुई है, तो रिजल्टेंट फोर्स को रिजॉल्व करके मैं रिजल्टेंट के एक्स और वाई कॉम्पोनेंट्स वैसे ही निकाल सकता हूँ। तो अगर रिजल्टेंट नहीं दिया हुआ होता तो मैं इस तरह से रिजल्टेंट का एक्स कॉम्पोनेंट निकालता और इस तरह से रिजल्टेंट का वाई कॉम्पोनेंट निकालता। बट फॉर्चुनेटली यहाँ मुझे रिजल्टेंट फोर्स दी हुई है और उसका एंगल विद द हॉरिजॉन्टल भी पता है। तो क्या मैं रिजल्टेंट को रिजॉल्व कर सकता हूँ, जी बिल्कुल कर सकता हूँ। जब रिजल्टेंट को रिजॉल्व करूंगा तो रिजल्टेंट के दो कंपोनेंट्स आ जाएंगे, एक एक्स कंपोनेंट होगा एक वाई कंपोनेंट होगा। जो हमने एक्स कंपोनेंट निकाला है रिजल्टेंट का क्यू माइनस पी कॉस 60, उससे मैं एग्जामिनर के गिवन एक्स कंपोनेंट से इक्वेट कर दूं। एग्जामिनर की जो रिजल्टेंट फोर्स दी हुई एग्जामिनर ने और एंगल दिया हुआ है उसको रिजॉल्व करके जो एक्स कंपोनेंट निकलेगा वो रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट होगा, उसको मैं क्यू माइनस पी कॉस 60 से इक्वेट कर दूंगा। और जो y कंपोनेंट होगा उसको मैं p साइन 60 माइनस 0, माइनस 0 तो लिखना जरूरी नहीं था, ऐसे समझाने के लिए लिखा है कि अब माइनस डाउन में डाउन कुछ है ही नहीं कि माइनस किया जाए। तो हमारे मुताबिक जो सिग्मा y कंपोनेंट आया है, रेजिडेंट का y कंपोनेंट आया है वो p साइन 60 है, और एग्जामिनर की फोर्स को रिजॉल्व किया तो पता चला कि रेजिडेंट का y कंपोनेंट 12 साइन 80 है। तो इसको इक्वेट करके यहाँ से एक इक्वेशन बना, यहाँ से दूसरा इक्वेशन बना। तो मैंने यही काम किया, देखिए ये रिजल्टेंट है, दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स। इसको अगर आप रिजॉल्व करें तो राइट और अप, तो राइट वाला कंपोनेंट है 12 cos 80 और अप वाला है 12 sin 80। तो मैंने यहाँ रिजॉल्व किया, रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट है पॉजिटिव 12 cos 80 क्योंकि राइट है तो पॉजिटिव होता है, लेफ्ट होता तो नेगेटिव होता। और रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट है पॉजिटिव 12 sin 80, तो पॉजिटिव 12 cos 80 राइट एंड पॉजिटिव 12 sin 80 अप, राइट एंड अप। सही है रिजल्टेंट के एक्स और वाई कंपोनेंट्स। और आपके जो रिजल्टेंट जो आपने नॉर्मल राइट माइनस लेफ्ट करके निकाले थे वो क्यू माइनस पी कॉस 60 था, तो क्यू माइनस पी कॉस 60 को आपने 12 cos 80 से इक्वेट कर। और आपका जो अप माइनस डाउन आया था पी साइन 60 माइनस 0, उसको आपने रिजल्टेंट के वाई कंपोनेंट यानी कि 12 साइन 80 से इक्वेट कर। अच्छा वैसे यूजुअली दो इक्वेशन, अगर यहाँ पर क्यू भी ऐसी फोर्स होती है जो रिजॉल्व होती है ना, तो फिर जैसे एक इक्वेशन यहाँ से बना है वैसे एक इक्वेशन यहाँ से बनता है और साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ता, थोड़ी मेहनत ज्यादा होती। तो सॉल्विंग तो साइमल्टेनियसली हो रही है अभी भी, लेकिन जो सेकंड इक्वेशन है उसमें फायदा ये है कि उसमें क्यू है ही नहीं, तो पी डायरेक्ट आ जाएगा। साइन 60 को आप डिवाइड कर दें
तो 12 sin 80 डिवाइड बाय sin 60, यूल गेट पी। अच्छा, एक बात मैं हमेशा कहता हूँ, वर्किंग शुड बी इन 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अच्छा, 5 ऐसे से ज्यादा में वर्किंग करे वो मसला नहीं है, मिनिमम 5 ऐसे में वर्किंग करनी है। 5 ऐसे या उससे ज्यादा, 5 ऐसे से कम में काम मत कीजिए, किया करें, वरना आपकी फाइनल आंसर की एक्यूरेसी सही नहीं आएगी। तो मैं यहाँ 13.646 कर सकता था, मैंने थोड़ी ज्यादा एक्यूरेसी ले ली भारत। 13.6459 मेरा पी आया, और फिर जो पहला वाला इक्वेशन निकाला था उसमें पी की जगह रखा मैंने, और जो आंसर आया उसको 12 cos 80 में ऐड कर दो। 12 cos 80 प्लस पी cos 60 एंड पी इज 13.6459। ऐड किया तो मेरे पास क्यू आ गया, एंड क्यू को 3 ऐसे में राउंड ऑफ कर दिया, तो क्यू इक्वल्स 8.91, करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये आपका पहला मेथड हो गया, ये आपका मेथड नंबर 1 है। सही है। चल मेथड एक दफा लिख दिया तो काफी है, मेथड 1 चल रहा है, यहाँ से मेथड 1 शुरू हुआ, ये मेथड 1 चल रहा है पूरा। लिख लिया तो लिख लिया। अच्छा, मेथड 1 चल रहा है, सही है। अच्छा, मेथड 2 पता है क्या हो सकता था, जो कि हमने मैकेनिक्स में तो नहीं सीखा, लेकिन फिजिक्स वाले बच्चे पढ़ते हैं ना, हेड टू टेल रूल। वो बहुत सिंपल है यहाँ पर। तो सर वो चीज जो हमने फिजिक्स में पढ़ी वो हम लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। अच्छा, अब देखें कैसे। आप कहेंगे एक फोर्स क्यू न्यूटन है, एक पी न्यूटन है, और इनका जो रिजल्टेंट है वो 12 न्यूटन। तो पहली फोर्स के हेड में दूसरी फोर्स की टेल अटैच कर दें, ये सिनेरियो बन जाएगा। तो आप ये कर सकते हो, देखो ये क्यू न्यूटन है, यहाँ के आपने पी न्यूटन रखा, और 12 न्यूटन तो यहाँ दिया हुआ था। अब देखें इस तरह का बन गया, देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये क्यू न्यूटन की फोर्स थी, और ये रिजल्टेंट आपका था। इसको मैं डबल एरो बना रहा हूँ रिजल्टेंट के लिए। ये रिजल्टेंट है मेरा 12 न्यूटन, और इसका एंगल दिया हुआ है 80 डिग्री। तो पहली फोर्स जो क्यू न्यूटन थी उसके हेड पे आपने दूसरे फोर्स की टेल रखी, तो ये वाला उठा के आपने यहाँ अटैच कर दिया। ये उठाया आपने, उठा के यहाँ रख दिया। ये आपका पी न्यूटन हो गया। अच्छा, अब देखें एंगल क्या जाएगा। ये क्योंकि यू मूव हो रही है, तो इसका एंगल यहाँ से अगर समझ लें इसके राइट पे 80 + 40 है, तो यहाँ भी अभी भी यही होगा। ये वाला एंगल हमारा होगा 80 + 40 120। जब ये फोर्स मूव कर रही है तो इससे पैरेलली तो बनेगा ना यहाँ पर, तो जो ये वाला एंगल होगा वही ये वाला एंगल होगा। तो ये 120 है तो ये भी 120 होगा। अब इस 120 को बेसिस पर ये वाला एंगल आपके पास आ गया 60 डिग्री। अब देखें इसको इस तरह देखें, एक फोर्स क्यू न्यूटन की है, एक फोर्स पी न्यूटन की है, और इनका रिजल्टेंट 12 न्यूटन। तो अब ये ट्राइंगल बन गया आपका, और ट्राइंगल में आप साइन रूल लगा सकते हैं। नाउ यू कैन यूज साइन रूल। तो ये हो जाएगा P डिवाइडेड बाय sin 80 इज इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाय sin 60। बल्कि आपको तो क्यों निकालना था, P तो आपको निकालना भी नहीं था, तो क्यों निकाल लेते ना। क्यू के लिए एंगल पता होना चाहिए। 180 - 80 - 60, 40 डिग्री हो जाएगा। तो Q अपॉन sin 40, Q अपॉन sin 40 इज इक्वल टू 12 अपॉन sin 60। यहाँ से आप कैलकुलेट कर लें, तो 12 अपॉन sin 60 मल्टीप्लाई बाय sin 40। तो यहाँ से आपका जो Q का आंसर आ रहा है दैट इज 8.906 है, तो फिर राउंड ऑफ होके हो जाएगा 8.9। अच्छा, हेड टू टेल रूल
हमारे सिलेबस का तो पार्ट नहीं है वो, मतलब यूजुअली तो हम फिजिक्स फिजिक्स में यूज करते हैं, यहाँ तो नहीं सीखा हमने। तो ये ऐसा ही है कि ये है फिजिक्स की नॉलेज से बिलोंग करता है, बट हम इसको यहाँ यूज कर सकते हैं क्योंकि ये सिंपल बना रहा है कैलकुलेशन को, बट हमेशा वैलिड नहीं होता। बिल्कुल सही है, ऐसा ही है, मेथड वन ईजियर है। बाकी भी कोई और मेथड इसमें लग सकता है, लेकिन मैं जितनी चीजें बताऊंगा उतनी कंफ्यूजन का शिकार हो सकते हैं, इसलिए ज्यादा इससे ज्यादा बताने का फायदा नहीं। ये बस दो मेथड्स काफी हैं, यूजुअली हम मेथड वन को प्रेफर करेंगे क्योंकि हम जो मैकेनिक्स में जो चीज सीखेंगे वो, जो हमने मैकेनिक्स में सीखा है रिजॉल्विंग ऑफ फोर्स, उसके मुताबिक मेथड नंबर वन ही आपको प्रेफर करूंगा कि आप गो फॉर मेथड नंबर वन, क्योंकि यही आपको हर जगह लगाने की जरूरत पड़ रही होगी। सही है। तो इसका भी यकीनन इसको अपने बार लिख लें। आपने बुक तो प्रिंट अगर कर ली है तो उसमें आप लिख सकते हैं। तो मुझे एक्नॉलेजमेंट दे दें, इज इट क्लियर टू एवरीवन, इज एवरीवन क्लियर टिल हियर? कोई कंफ्यूजन किसी को हो तो वो पूछ सकते हैं। सही है। मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अब देखिए ये क्वेश्चन टू जो है, ये मैंने आपको जो एग्जाम्पल करवाया था उससे उससे भी कुछ हेल्प मिलती है उस, और ये इसमें कुछ मुख्तलिफ मेथड भी मौजूद हैं क्योंकि यहाँ पर APS 90 डिग्री एंगल है, तो काफी कुछ बताना हो सकता है इस सवाल में। तो मैं आपके सामने जो है वन बाय वन चीजें रखता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं, सवाल पढ़ते हैं पहले। अ पार्टिकल पी ऑफ वेट 5 न्यूटन, ऐसे बहुत सारे सवाल आपको मिलेंगे। इसमें एक रॉड है, उसमें रिंग है या बीड लगी हुई है, फिर स्ट्रिंग है, और कोई पॉइंट का जिक्र है या यहाँ भी कोई पार्टिकल है। तो हम सवाल को पढ़ते हैं। अ पार्टिकल पी ऑफ वेट 5 न्यूटन इज अटैच्ड to one end of each of two light inextensible strings of lengths 30 and 40। जो हमने एक्सप्लेनेशन नोट्स में एक्सप्लेनेशन के दौरान जो हमने एग्जांपल देखा था, उसमें एक सिंगल स्ट्रिंग थी और दोनों पार्ट्स थे भी सेम। दोनों सिंगल टेंशन सिंगल स्ट्रिंग थी और उसके दोनों पार्ट्स की लेंथ भी सेम थी, तो हमने दोनों की टेंशन को सेम अज्यूम करते हुए हम चले। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको वाजे तौर पे लिखा हुआ है। अच्छा देखिए, सवाल एग्जामिनर खुद टोन ऑफ द क्वेश्चन सेट करता है। अगर वो कहीं बताता है कि एक सिंगल स्ट्रिंग भी है लेकिन उसके दो पार्ट्स हैं, उसमें अलग अलग टेंशन है, तो फिर बेशक स्ट्रिंग सेम है, उसकी दोनों पार्ट्स की अलग अलग टेंशन हमें लेनी पड़ेगी। दोनों पार्ट्स की अलग अलग टेंशन हमें निकालनी पड़ेगी। लेकिन अगर वो कुछ ऐसी बात मेंशन नहीं करता कि दोनों की अलग अलग टेंशन है, दो अलग अलग स्ट्रिंग्स हैं तो दो अलग अलग टेंशन होंगी। एक सिंगल स्ट्रिंग है तो वो कभी कभार कहता है कि शॉर्टर पार्ट और लॉन्गर पार्ट की टेंशन निकालो, जिससे पता चलता है कि दोनों पार्ट्स में टेंशन अलग अलग। और कुछ सवालात में जब ये मेंशन नहीं करता और हम देखते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है, दोनों साइड्स जो हैं उसकी लेंथ भी बराबर है, स्ट्रिंग के दोनों हिस्सों की लेंथ बराबर है, स्ट्रिंग भी सिंगल है, तो फिर हम उस केस में सेम टेंशन ले रहे होते हैं, जैसा कि हमने एग्जाम्पल में देखा था। तो एग्जामिनर खुद हमें गाइड करता है कि हमें क्या करना है, और ये चीज विद द पैसेज ऑफ टाइम समझ आएगी, हर चीज पहले ही सवाल में समझ नहीं आ सकती। तो यहाँ पर कह रहा है पार्टिकल पी ऑफ वेट 5 न्यूटन इज अटैच टू वन एंड ऑफ ईच ऑफ टू लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर। अब एक स्ट्रिंग है, उसकी लेंथ 30 सेंटीमीटर है, और दूसरी स्ट्रिंग है, उसकी लेंथ 40 सेंटीमीटर। द अदर एंड ऑफ द शॉर्टर स्ट्रिंग इज अटैच टू अ फिक्स पॉइंट ए। अब एक स्ट्रिंग थी, उसका एक पॉइंट ए पर है, फिक्स पॉइंट ए कहाँ पर है, ऑफ अ रफ रॉड विच इज फिक्स हॉरिजॉन्टल। तो ये हॉरिजॉन्टल रॉड नजर आ रहा है आपको, दिस इज हॉरिजॉन्टल रॉड। हॉरिजॉन्टल रॉड पे एक फिक्स पॉइंट ए है, वहां से स्ट्रिंग का एक कोना बांधा है और दूसरे कोने पे पार्टिकल पी अटैच्ड। द अदर एंड ऑफ द शॉर्टर स्ट्रिंग इज अटैच्ड टू फिक्स पॉइंट ए of a rough rod which is fixed horizontal. A small ring S of weight W Newton is attached to the other end of the longer string.
A small ring S of weight W Newton is attached to the other end of the longer string. अब longer string जो है, अच्छा पार्टिकल P जो है अटैच टू वन एंड ऑफ ईच ऑफ टू लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। इसका मतलब स्ट्रिंग 1 का भी एक कोना पार्टिकल P पे अटैच्ड है और स्ट्रिंग 2 का भी। स्ट्रिंग 1 का दूसरा जो एंड है वो ए फिक्स पॉइंट ए पर है, और स्ट्रिंग सेकंड स्ट्रिंग का जो दूसरा पॉइंट है वो एस पर है, और एस क्या रिंग है? A small ring S of the weight, a small ring S of weight W Newton is attached to the other end of the longer string and is threaded on the rod. एक तो ये rod पे threaded है and it is attached to the other end of the string, other end of the longer string. तो एक longer part है, ये longer है, ये longer है और ये shorter है. The system is in equilibrium. ये बात मैंने आपको बताई थी जब उसने मेंशन किया equilibrium का लफ्ज। जब भी वो मेंशन करे लफ्ज equilibrium तो आप समझ जाया करें कि इक्विलिब्रियम का मतलब होता है अप इक्वल्स टू डाउन, राइट इक्वल्स टू लेफ्ट। अगर हम रिजॉल्विंग करेंगे तो तमाम अपवर्ड फोर्सेस तमाम डाउनवर्ड के बराबर होंगी और तमाम राइटवर्ड वाली तमाम लेफ्टवर्ड्स के बराबर होंगी। तो यही बात यहाँ मेंशन हो रही है, द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम विद द स्ट्रिंग टॉट। अच्छा ये स्ट्रिंग टॉट वाली बात भी कुछ बच्चे पूछते हैं, लेकिन ना जो स्ट्रिंग ढीली स्ट्रिंग है, ढीली ढाली, वो टॉट नहीं कहलाती, स्लैक कहलाती है। स्लैक, अगर स्ट्रिंग ढीली है ना तो वो कहलाती है स्लैक। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में इस तरह के सवाल आते हैं पुली वाले, उसमें स्ट्रिंग स्लैक हो जाती है। और जब स्ट्रिंग स्लैक हो जाती है तो उसकी टेंशन फिर बाकी नहीं रहती है। मतलब जब ढीली स्ट्रिंग होगी उसमें क्या कुवत होगी, तो स्ट्रिंग जब स्लैक हो जाती है तो उसकी टेंशन फिर हम जीरो अज्यूम करते हैं, उसकी टेंशन हम इग्नोर कर देते, नहीं लेते। तो टेंशन एक्ट ही तब करती है जब स्ट्रिंग टॉट हो, टाइट हो। मतलब एक स्ट्रिंग है उसको मैक्सिमम कैपेसिटी तक अगर, अब वो स्ट्रेचेबल भी नहीं है, इन इलास्टिक स्ट्रिंग है, लिखा हुआ भी लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। अब जो रबर बैंड होता है ना, अगर उसको स्ट्रिंग मानते हैं तो वो इलास्टिक एक्सटेंसिबल है, एक्सटेंड किया जा सकता है, उसको स्ट्रेचेबल है। और ऐसी स्ट्रिंग जो स्ट्रेचेबल ना हो उसे इन एक्सटेंसिबल कहा जाता है। जैसे धागा, नॉर्मली जो धागा होता है वो धागा तो स्ट्रेच नहीं होता, तो धागा जो है वो स्ट्रेच नहीं हो सकता, लेकिन अगर धागे को मैंने लूज रखा हुआ है तो वो स्लैक है। और धागे को उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी तक जब मैंने एक्सपैंड की, मतलब इस धागे को जब मैंने पकड़ा हुआ है कि अगर मैं मजीद खींचूंगा तो टूट जाएगा, तो वो पॉइंट जब वो मजीद खींचने में टूट जाए, ऐसे पॉइंट पे वो कहते हैं कि द स्ट्रिंग इज टॉट। और उसी वक्त उसकी टेंशन है करती है, क्योंकि आप सोचो कभी धागा आपने टाइट पकड़ा हो, धागे के दो एंड्स, अब उससे लोग थ्रेडिंग भी करते हैं, कुछ फीमेल्स हैं वो अपनी बालों का थ्रेडिंग के लिए उसको यूज किया जाता है, उससे बाल वगैरह कटते हैं, अपर लिप्स वगैरह के। तो वो थ्रेडिंग के लिए यूज होती है, इसका मतलब उसमें फोर्स है तो वो कोई चीज कर पा रही है ना। तो जो जो स्ट्रिंग है वो टॉट होना जरूरी है ताकि उसके अंदर टेंशन ऐड करे, इसीलिए वो कहता है द स्ट्रिंग्स आर टॉट एंड एस इज 50 सेंटीमीटर। सी डायग्राम। अच्छा अब देखिए यहाँ पार्ट नंबर 1 में उसने मुझे रिक्वायरमेंट दी, by resolving the forces acting on P in the direction of PS or otherwise find the tension in the longer string। अब देखिए मुख्तलिफ मेथड्स हो सकते हैं इस सवाल को सॉल्व करने के, मैं वन बाय वन आपके सामने रखता हूँ। सही, वन बाय वन में आपके सामने सारे मेथड्स रखता हूँ। अब एक मेथड वो हो सकता है जो हम नॉर्मली फॉलो करते हैं, लेकिन अदरवाइज का ऑप्शन दिया हुआ है इसलिए वो ऑप्शंस खुले हुए हैं, सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं। अब आपको पता है
अच्छा जी, तो अब हम बात कर रहे थे कि मुख्तलिफ, नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, वापस रिज्यूम कर रहे हैं कॉन्वर्जेशन को। तो हम बात ये कर रहे हैं कि रिजॉल्विंग द फोर्सेस एक्टिंग ऑन पी इन द डायरेक्शन ऑफ पी एस। अब ये जो मेथड है ना, ये हर दफा नहीं होता। आपको पता है ये क्यों है इस दफा? क्योंकि यहाँ पर दोनों स्ट्रिंग्स जो आपको नजर आ रही है ना, उनके दरमियान 90 डिग्री का एंगल है। और ये आपको पता है क्या कह रहा है? ये क्या कह रहा है? तभी मैं ये वाला मेथड पहले करता हूँ, द रिजॉल्विंग द फोर्सेज एक्टिंग ऑन पी इन द डायरेक्शन ऑफ पी एस और अदरवाइज। अदरवाइज पे हम बात पे खेलते हैं। तो ये जो बात कर रहा है, ये कह रहा है कि जैसे आपकी आदत है कि आप वर्टिकल एक्सिस जो होती है, उस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट्स होते हैं उसको वाई कंपोनेंट्स कहते हो, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो होती है उस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट्स होते हैं उसको एक्स कंपोनेंट कहते हो। और कोई भी फोर्स जो ना वर्टिकल होती है ना हॉरिजॉन्टल होती है, उसको आप रिजॉल्व करते हो इनटू इट्स टू कंपोनेंट, एफ कॉस थीटा एंड एफ साइन थीटा। तो आप क्यों ना ऐसा करो कि आप रिजॉल्विंग ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन पी करो इन द डायरेक्शन ऑफ पी एस। इसका मतलब आप ये मानो कि ये ए पी आपकी वर्टिकल एक्सिस है, ये इसको आप वर्टिकल एक्सिस मान लो अपनी, और इसको आप अपनी हॉरिजॉन्टल एक्सिस मान लो। तो ये जो ए डायरेक्शन ऑफ पी एस है, ये आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो जाएगी। अच्छा, अब जरा सुनिएगा जो मैं बता रहा हूँ ना, ये मेथड हर दफा वैलिड नहीं होता। ये वाला मेथड सिर्फ इसलिए वैलिड है क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल नजर आ रहा है। तो इन द डायरेक्शन ऑफ पी एस का मतलब होगा कि इसे आप अपनी हॉरिजॉन्टल एक्सिस मान लें। तो सही लिखने की जरूरत नहीं है, बात बता दी ना। इसे आप अपनी हॉरिजॉन्टल एक्सिस मान लें। तो अब ये आपकी वर्टिकल हो जाएगी, ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। अब आप क्या कर सकते हैं? ये जो पार्ट है, इसे आप कह सकते हैं टेंशन इन द लॉन्गर स्ट्रिंग, और ये वाला जो पार्ट है इसे आप कह सकते हैं टेंशन इन द शॉर्टर स्ट्रिंग। और ये बात आपको पता है, टेंशन ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट अंडर कंसिडरेशन। टेंशन हमेशा अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट अंडर कंसिडरेशन एक्ट करती है, ऑब्जेक्ट ऑफ पॉइंट अंडर कंसिडरेशन। करेंटली वी आर कंसिडरिंग पॉइंट पी, तो टेंशन एक्टिंग अवे फ्रॉम पॉइंट पी, टेंशन एक्टिंग अवे फ्रॉम पॉइंट पी। टीएल मतलब टेंशन इन द लॉन्गर स्ट्रिंग, टीएस मतलब टेंशन इन द शॉर्टर स्ट्रिंग। अच्छा, अब देखिए पार्टिकल का जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा। पार्टिकल का जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा। अभी जो वेट डाउनवर्ड जो एक्ट कर रहा है, ये वर्टिकली, बिल्कुल वर्टिकली आना चाहिए ना, वर्टिकली डाउन। हाँ, तो ये आपका वर्टिकली डाउन एक्ट कर रहा है वेट, और ये रिजॉल्व होगा। अब सोचे जरा थोड़ी देर के लिए, जब ये आपकी वर्टिकल एक्सिस है और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, एक्सिस घूम, एक्सिस इस हिसाब से हो गई ना, वरना ये वर्टिकल ये हॉरिजॉन्टल होती है। और कोई भी फोर्स जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल नहीं होती उसे रिजॉल्व करना पड़ता है। अब जब मैंने इसे अपना हॉरिजॉन्टल मान लिया और इसे अपना वर्टिकल मान लिया, तब ये वाली फोर्स रिजॉल्व होगी। अब ये क्योंकि मेरी हॉरिजॉन्टल है, जो डायरेक्शन ऑफ पी एस उसने मुझे कहा है वो मेरी हॉरिजॉन्टल है। तो जो वेट आपको नजर आ रहा है इस वक्त, ये है 5 न्यूटन। कितना है वेट? दिस इज 5 न्यूटन। ये आपकी 5 न्यूटन की फोर्स, सही। अच्छा, 5 न्यूटन की फोर्स जो है इसको आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको एंगल चाहिए होगा। कौन सा एंगल चाहिए होगा पता है? विद द हॉरिजॉन्टल एंगल निकाल लो या विद द वर्टिकल निकाल लो। तो क्यों ना हम विद द हॉरिजॉन्टल की तलाश में लग जाए। अगर मुझे ये पता चल जाएगा ना थीटा, तो मेरा काम हो जाएगा। तो इसको मैं कैसे रिजॉल्व करूंगा? फिर मैं इसको ऐसे रिजॉल्व करूंगा। फिर थोड़ा सा मैं इसको थीटा को अंदर की तरफ लिख देता हूँ। ये मेरा एंगल थीटा हो जाएगा। जगह लिमिटेड है ना। जब मैं इसको रिजॉल्व करूंगा ना, तो फिर ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और ये मेरा हो जाएगा एक कंपोनेंट वेट को रिजॉल्व करके, ये हो जाएगा 5 cos थीटा, और ये वाला हो जाएगा 5 sin थीटा। 5 cos थीटा एंड 5 sin थीटा। अब देखें, ये 5 cos थीटा, ये 5 sin थीटा। अब टेंशन इन शॉर्टर स्ट्रिंग, हमने रिजॉल्विंग फोर्सेस एक्टिंग ऑन पी किया है।
एक टी एल है, एक टी एस है, और 5 न्यूटन वाली फोर्स को रिजॉल्व किया तो 5 cos थीटा है, 5 sin थीटा। इससे क्या हुआ, टेन राइट इक्वल्स टू लेफ्ट एंड अप इक्वल्स टू डाउन, डायरेक्ट हो गया। सो टेंशन इन लॉन्गर स्ट्रिंग इक्वल्स टू 5 cos थीटा, टेंशन इन शॉर्टर स्ट्रिंग इक्वल्स टू 5 sin थीटा। अगर हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी तो हमारा काम सॉल्व हो जाएगा। तो अगर मैं सबसे पहले यहाँ पर मेथड नंबर 1 सॉल्व करता हूँ, पार्ट नंबर 1 यूजिंग मेथड नंबर 1, जो उसने खुद बोला है, बाय रिजॉल्विंग द फोर्सेस एक्टिंग ऑन पी इन द डायरेक्शन ऑफ पी एस। तो उस मेथड नंबर 1 के मुताबिक टेंशन इन शॉर्टर स्ट्रिंग जो है वो बराबर हो जाएगी 5 sin थीटा के, अगर मुझे जरूरत पड़ी तो। अभी मुझे पूछी नहीं गई। और टेंशन इन लॉन्गर स्ट्रिंग जो है ये अप इक्वल टू डाउन के हिसाब से आई है, अप इक्वल टू डाउन, इक्विलिब्रियम है तो अप इक्वल टू डाउन। तो टी एस इक्वल टू 5 sin थीटा और टी एल इज इक्वल टू 5 cos थीटा। ये आपका राइट इक्वल टू लेफ्ट हो जाएगा। अच्छा, अब थीटा कैसे आएगा, सवाल ये पैदा होता है। तो थीटा के लिए कोई ना कोई आपने एफर्ट तो डालनी पड़ेगी। क्या करोगे आप थीटा के लिए? तो अब देखो, अगर ये एंगल थीटा निकालना चाहते हो ना, तो आपको मुख्तलिफ तरीकेकार हो सकते हैं थीटा निकालने के लिए। तो मैं काम करता हूँ, वर्टिकली ऑपोजिट वाला सिनेरियो यूज करता हूँ। ये थीटा कैसे आएगा? तो अगर मैं ये रेड वाली लाइन एक्सटेंड कर दूं, जो आपको रेड लाइन नजर आ रही है, इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ यहाँ तक, तो ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा। दिस एंगल विल बी थीटा। कैसे भाई? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ये थीटा होगा वर्टिकली ऑपोजिट। देखे कैसे? एक लाइन ये है जिसको हॉरिजॉन्टल माना हुआ है, और ये वर्टिकल वर्टिकल वाली लाइन है। मतलब सॉरी, ये अगर हॉरिजॉन्टल है तो फिर ये वाली वर्टिकल नहीं मानी जाएगी, ये तो स्लांटिंग है, जो कि हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रही है। तो बहरहाल इसी लाइन को जब मैंने एक्सटेंड किया, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, दो लाइंस आपस में वर्टिकली ऑपोजिट हैं। जब दो लाइंस, सॉरी, दो लाइंस इंटरसेक्टिंग है, जब दो लाइंस इंटरसेक्टिंग होती हैं तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स फॉर्म होते हैं। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो, तो इसके मुताबिक ये थीटा है तो ये भी थीटा हो। तब ये थीटा कैसे निकल सकता है? ये थीटा निकल जाएगा। ये थीटा कैसे निकल सकता है? ये वाला थीटा एंगल निकाल सकते हो आप लोग? बिल्कुल निकल सकता है। अगर ये वाला एंगल आ जाएगा, ये वाला एंगल आ सकता है, ट्राइंगल एपीएस कंसिडर करके ये वाला एंगल आ सकता है। अच्छा, एक चीज मैं और सोच रहा था, ये वाला एंगल, एक मिनट, अगर मैं ये वाला एंगल निकालना चाहता हूँ, ये वाला एंगल अगर अल्फा है, ये वाला एंगल थीटा होगा। देखिए कितना जबरदस्त गेम खेलने का दिल चाह रहा है मेरा। देखिए मिसाल है, इसको मैं अल्फा मान लेता हूँ, ये वाला एंगल थीटा होगा। पता है कैसे? क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल बना हुआ है, और ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ये कारस्तानी मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। यस, वी कैन यूज सोकाटोआ। लेट्स कंसिडर ट्राइंगल एपीएस। ट्राइंगल एपीएस अगर हम कंसिडर करते हैं, तो ट्राइंगल एपीएस कंसिडर करने के बाद अगर मिसाल है मुझे अल्फा निकालना है, तो साइन अल्फा इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। ऑपोजिट इज 30 एंड हाइपोटेनस 90 के सामने इज 50, तो 30/50। एंड कॉस अल्फा इज, अच्छा, सबसे ज्यादा ज्यादा खेलने से बेहतर है कि आप अल्फा की वैल्यू निकाल लो, वो ज्यादा बेहतर हो जाएगा, वरना आप घूमते रहोगे। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, क्योंकि एपीएस राइट एंगल ट्राइंगल है और एक एंगल 90 है, और इस वाले को मैंने अल्फा माना तो इसको थीटा माना, तो अल्फा और थीटा मिला के 90 होंगे। बिल्कुल इसी तरह ट्राइंगल, मिसाल है ये पॉइंट एक्स है, मिसाल है ये पॉइंट को एक्स मान लें आप, तो ट्राइंगल एक्स पी एस भी राइट एंगल ट्राइंगल है। तो उसमें अगर ये वाला एंगल अल्फा है और ये वाला एंगल 90 है, तो ऑटोमेटिकली ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा। तो ट्राइंगल ए पी एस कंसिडर कर लो, तो भी अल्फा प्लस थीटा जो है वो 90 के बराबर है। और अगर आप ट्राइंगल एक्स पी एस कंसिडर कर लो,
तो भी अल्फा प्लस थीटा 90 के बराबर है। मतलब इसी से पता चला कि ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, क्योंकि ये एंगल निकालने के लिए 90 में से अल्फा माइनस करेंगे और ये वाला निकालने के लिए भी 90 में से अल्फा माइनस करेंगे। तो इससे मुझे पता चला कि ये वाला और ये वाला सेम है। इसीलिए जब मैंने इसको थीटा कहा तो ये भी, मतलब इस वाले को थीटा कहा तो ये भी थीटा हो गया। तो मैंने ये बात पिक कर ली थी कि दोनों एंगल सेम होंगे। तो अब आप ज्यादा कॉम्प्लिकेट करेंगे ना तो मुश्किल होगी। मैं तो डायरेक्ट कर सकता हूँ, साइन थीटा जो है वो 40 अपॉन ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस से 0.8 होगा, और कॉस थीटा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस होगा 0.6 होगा। जहाँ साइन थीटा यूज करना है वहाँ 0.8 यूज कर लोगे, और जहाँ कॉस थीटा इस्तेमाल करना है 0.6 इस्तेमाल कर लोगे। बट इससे मुश्किल हो सकती है आपको। तो मैं आपको इसका बेहतर तरीका बताता हूँ आप क्या करो। इसका बेहतर तरीका ये है कि आप ज्यादा टेंशन नहीं लो। मैं मुश्किल नहीं करता, मैं चीज को आसान कर देता हूँ, सही है। मैं जाहिर सी बात है, मेरा एक्सपोजर आपके एक्सपोजर में फर्क है। तो आप क्या करते हो, मैं आपको बताता हूँ। आप सीधा आसान भाषा में आप क्या करो, छोड़ दो सब। साइन अल्फा इज इक्वल टू 30/50 से आप अल्फा निकालो, बस छोड़ो सब कुछ। जितना मुश्किल बनाओगे उतनी मुश्किलात होंगी। तो साइन इनवर्स 30/50 करें, आपके पास एंगल आ जाएगा। और एंगल इन डिग्री 1 डेसिमल प्लेस में आंसर देते हैं, तो वर्किंग 3 डेसिमल प्लेस में करनी है। तो 36.869 था, 36.870 डिग्री आ गया। जीरो लिखना जरूरी नहीं है, जाहिर सी बात है। तो इसलिए फिर मैं खाली 36.87 डिग्री लिख रहा हूँ। 3 dB में वर्किंग कर रहा हूँ, 3 dB में। तो अल्फा आ गया, तो वहां से थीटा भी आ गया 90 से माइनस करके। 90 से इसको माइनस कर देते हैं, तो अल्फा आएगा 53.130 13। तो पहले ये समझ लें, ट्राइंगल एपीएस मैंने कंसिडर किया है, उससे मैंने एंगल अल्फा निकाल लिया, और एंगल अल्फा आ गया तो मेरे पास ये वाला एंगल थीटा भी आ गया। जैसे ट्राइंगल एपीएस राइट एंगल है, उसी तरह ट्राइंगल एक्सपीएस भी राइट एंगल है, और एक्स पे राइट एंगल बना हुआ है। तो एक 90 है, इसका मतलब बाकी दोनों एंगल का सम 90 होगा। तो एक अल्फा है उनमें से, तो दूसरा यकीनन थीटा हो जाएगा। तो मैंने इसमें अगर एक को अल्फा एक को थीटा कहा था, और जब मैंने नया राइट एंगल ट्रायंगल बनाया तो उसमें अल्फा तो कॉमन ही है, और 90 भी दोनों ट्रायंगल्स में था, एपीएस में भी और एक्सपीएस में भी। तो ऑटोमेटिकली दूसरा वाला एंगल जो है 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, जिसको मैंने थीटा का नाम दे दिया। तो इसलिए ये वाला सेम होगा। तो थीटा जिसको मैं रिजॉल्विंग के लिए इस्तेमाल करना चाह रहा था वो 53.13 आ गया। जैसे ही मुझे ये समझ आया, अब मुझे टेंशन इन लॉन्गर स्ट्रिंग निकालनी थी, तो मैंने निकाला टेंशन इन लॉन्गर स्ट्रिंग इज इक्वल टू 5 cos थीटा, 5 cos थीटा, और थीटा जो है वो आ रहा है मेरे पास 53.13 डिग्री। तो यहाँ आप जब 53.13 लेते हैं तो वो एक्यूरेसी का एरर आता है। जो कैलकुलेटर में मेरा वर्जन आ रहा है ना, 53.13 पूरा वर्जन आ रहा है, मैं उसको पूरा इस्तेमाल कर लूंगा। 5 cos आंसर मेरे पास एग्जैक्टली 3 आ रहा है। अच्छा, अगर आप 5 cos 53.13 लेते हो तो आपके पास आंसर आ रहा होगा, हाँ, 3.000007 146। तो इतने सारे जो जीरोस आ रहे हैं ना, इसका मतलब ही ये है कि राउंड ऑफ होके 3 बन जाएगा। तो वो राउंडिंग ऑफ का जो है, जो ये जो एरर आ रहा है ना, ये डिफरेंस आ रहा है, ये डेसिमल जो आ रहे हैं, इसकी वजह ये कि ये एंगल आपका इनएक्यूरेट था, इसलिए ऐसा हो रहा है, वरना एक्जैक्टली 3 आंसर आएगा। तो टेंशन इन द लॉन्गर स्ट्रिंग इज 3 न्यूटन। ये आपका पहले पार्ट का आंसर है, यूजिंग मेथड नंबर 1। तो ये जो मेथड इसने बोला था, इसको मैंने मेथड नंबर 1 मान लिया। फोर्सेस और ये हमारा मेथड नंबर 1 होगा। मुझे बताया मेथड नंबर 1 सबको क्लियर है, जो इसने जिसकी गाइडेंस दी थी। मेथड 1 क्यों लागू हो रहा है, क्योंकि जो दोनों स्ट्रिंग्स हैं वो राइट राइट एंगल पर है, 90 डिग्री पर है, इसलिए एक को वर्टिकल एक को हॉरिजॉन्टल माना जा सकता है। एंड दिस इज वेरी रेयर, ये हर सवाल में नहीं होता। मेथड नंबर 1 से ये क्लियर हो गया। यस, डेफिनेटली इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अच्छा, अब देखिए, इसके अलावा जो मेथड्स है ना, उसमें से मैं सारे करूंगा नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा। मैं इसको स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं क्लियर कर रहा हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ एक चीज। और एक लेमाइस थ्योरम वाला मेथड, वो भी सिंपल है।
अच्छा, हम बात कर रहे थे कि हमारा आंसर आ गया मेथड वन के थ्रू। मेथड टू क्या हो सकता था? मेथड टू लेमाइस थ्योरम हो सकता है। तो लेमाइस थ्योरम के मुताबिक तीन कोप्लेनर फोर्सेस अगर इक्विलिब्रियम में हो तो लेमाइस लग सकता है। तो ये वाली जो स्ट्रिंग थी, ये थी टेंशन इन द शॉर्टर स्ट्रिंग, दिस वाज टेंशन इन द लॉन्गर स्ट्रिंग, एंड दिस वाज वेट विच इज 5 न्यूटन। और जो यहाँ पर एंगल मौजूद है वो है 90 डिग्री। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है ये वाला एंगल कैसे आएगा? मतलब तीन फोर्सेज है ना, ये वाली और ये वाला एंगल चाहिए हो। ये वाला एंगल पता है कैसे आएगा? अगर मैं जेड बना लूँ, जेड, तो ये अल्फा प्लस 90 डिग्री, 90 प्लस अल्फा हो। और ये वाला एंगल अगर मैं देखूँ तो जेड की वजह से ये थीटा हो जाएगा और ये 90 हो जाएगा, तो 90 प्लस थीटा। दिस एंगल इज 90 प्लस अल्फा, and this angle is 90 प्लस थीटा। राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ था ना? ये वाला एंगल बराबर हो गया अल्फा की, ये अल्फा हो गया और ये 90 है, तो पूरा एंगल बन गया 90 प्लस अल्फा। और जो राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ था उसमें ये अगर थीटा था, ऑल्टर्नेट एंगल्स की वजह से ये थीटा हो गया और ये 90 है, तो 90 प्लस थीटा। अगर मैं यही डायग्राम उठाया, मैंने कॉपी किया और यही चीज मैंने पेस्ट कर, अब मैंने 90 प्लस अल्फा की जगह वैल्यू रखनी है और 90 प्लस थीटा की जगह पे वैल्यू रखनी है। 90 प्लस अल्फा, अल्फा कितना आया था बेटा? 36.87। 90 प्लस 36.87, ये हो गया 126.87। ये वाला एंगल हो गया 126.87, और थीटा आया था 53.13। 90 प्लस 53.13 इज 143.13। अब आप एंगल ऐड करो, 143.13 प्लस 126.87 प्लस 90, 360 बन रहा है, सही है। अब लेमाइस थ्योरम के मुताबिक, लेमाइस लेमाइस यूज करो, आपको टेंशन इन लॉन्गर स्ट्रिंग चाहिए, तो टेंशन इन लॉन्गर स्ट्रिंग डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 143.13 इज इक्वल्स टू, एक नोन पेयर होना चाहिए, 5 न्यूटन अपॉन साइन 9। यहाँ से आपके पास जो है 5 अपॉन साइन 90, साइन 90 तो 1 ही होता है, 5 मल्टीप्लाई बाय साइन 143.13, एंड द आंसर ऑफ टेंशन लॉन्गर स्ट्रिंग इज 3.0000 आ रहा है, जो कि राउंड ऑफ होकर 3 न्यूटन बन जाएगा, मतलब राउंडिंग ऑफ का एरर आ रहा है, वरना एक्जैक्टली 3 न्यूटन। यहाँ से टेंशन लॉन्गर स्ट्रिंग आ गया। तो ये आपका दूसरा मेथड हो गया। तो पहला मेथड आपका जो इन द डायरेक्शन ऑफ पी एस है वो फॉलो कर लिया, और अदरवाइज के अंदर हमने लेमास थ्योरम फॉलो कर लिया। क्यों? लेमास थ्योरम कब लगता है? व्हेन थ्री कोप्लेनर फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम। तो ये तीन फोर्सेस थी, दो टेंशन, टेंशन लॉन्गर स्ट्रिंग, टेंशन शॉर्टर स्ट्रिंग, एंड द वेट, एंड दे वर इन इक्विलिब्रियम, तो इसलिए लेमाइस लग रहा है। अच्छा, अब एक और मेथड हो सकता था, नॉर्मल रिजॉल्विंग। नॉर्मल रिजॉल्विंग का क्या मतलब था? नॉर्मल रिजॉल्विंग का मतलब था, थोड़ी देर क्लियर करके आपको बता दूं। ये आपकी वर्टिकल एक्सिस होती है, जो आप वर्टिकल होती है उसको वर्टिकल मानते, जो हॉरिजॉन्टल होती है उसको हॉरिजॉन्टल मानते। फिर टेंशन लॉन्गर जो है इसको आप रिजॉल्व करते। तो अगर ये आपने अल्फा माना था तो अल्फा को इस्तेमाल करते ये हो जाता टी एल कॉस अल्फा, और ये वाला आपका हो जाता टी एल साइन अल्फा। सिमिलरली ये अगर थीटा माना था, ये टेंशन इन शॉर्टर स्ट्रिंग थी, तो थीटा को बेसिस पर आप इसको रिजॉल्व करते, तो टी एस कॉस थीटा, और ये हो जाता टी एस साइन थीटा। जो कि नॉर्मली करना पड़ता है, जब एंगल 90 नहीं होता तो ये करना ही पड़ता, और नीचे की तरफ होता वेट। अप इक्वल टू डाउन, राइट इक्वल टू लेफ्ट से दो इक्वेशंस बनाते हैं, साइमल्टेनियस सॉल्व करते हैं, फिर टेंशन इन शॉर्टर और लॉन्गर स्ट्रिंग आती है। तो टी एल साइन अल्फा प्लस टी एस साइन थीटा, टी एल साइन अल्फा प्लस टी एस साइन थीटा इक्वल टू 5, इससे एक इक्वेशन बनता। और टी एल कॉस अल्फा राइट इक्वल टू लेफ्ट टी एस कॉस थीटा, टी एल कॉस अल्फा इक्वल टी एस कॉस थीटा,
यहाँ से दूसरा इक्वेशन बनता है, साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं तो टीएल और टीएस की वैल्यू आ जाती है। नॉर्मल वर्टिकल नॉर्मल हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो आप लेते हैं ना, जिसकी वजह से जितनी भी गिवन फोर्स होती है रिजॉल्व होती है, वो मेथड यूज करते हैं तो फिर ये काम होता है। लेकिन फिर साइमल्टेनियस सॉल्विंग होती है जो हमारे लिए लंबा हो जाता है, तो इसीलिए भाई रिकमेंडेड नहीं है। रिकमेंडेड है वो वाला जिसने जो हिंट दी हुई है, और ये वैलिड इसलिए कि इनके दरमियान 90 का एंगल है, और मेथड टू लेमाइज भी लग सकता था। सही, पार्ट वन में मैंने 3 मार्क्स के लिए काफी सारे डिस्कशन किए, क्योंकि इनिशियली हम जब सवाल कर रहे हैं ना, तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज्यादा मैटर करता है। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि हम कर क्या रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। मेथड नंबर 1 क्लियर हो गया, और मेथड 2 भी क्लियर हो गया। पार्ट 1 क्लियर हो गया इससे हमारा। सही, अच्छा पार्ट 2 पे फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन एस। देखिए जब एस की बात कर रहा है तो एस तो रिंग है। अब तमाम फोर्सेस हम रिंग पे कंसिडर करेंगे, तो यहाँ मैं पार्ट 2 कंसिडर कर रहा हूँ। हमने एक हॉरिजॉन्टल रॉड बनाया, तो यहाँ हमारे पास रिंग है। अब रिंग पे जितनी फोर्सेज है वो कंसिडर करनी है आपने। ऐसे एक और बात देखेंगे, रिंग रिंग पे एक और फोर्स जो कंसिडर हो रही है वो टेंशन इन द स्ट्रिंग, जो यहाँ स्ट्रिंग टाई होगी। अच्छा अब जब देखें बात करें, जब हम बात देखते हैं, जब पार्टिकल पी कंसिडर करे थे, टेंशन वाज एक्टिंग अवे फ्रॉम पी। नाउ व्हेन वी आर कंसीडरिंग द रिंग, टेंशन विल एक्ट अवे फ्रॉम द रिंग। जिस भी ऑब्जेक्ट और पार्टिकल को कंसिडर किया जाता है, टेंशन उससे अवे एक्ट करती है। ये जो एग्जांपल कुछ बच्चों ने नहीं देखा अभी, वो भी देख लीजिएगा, जो मैंने नोट्स में लिखवा करवाया हुआ है उसमें भी ये बात वाज़ेह तौर पे। उसके अलावा जो एग्जांपल्स मैंने करवाए थे उसके अलावा भी उसमें भी ये चीज थी, कई एग्जांपल्स में ये चीज आ रही थी। तो टेंशन ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट और पॉइंट अंडर कंसिडरेशन। पी को कंसिडर कर रहे हैं, टेंशन एक्टिंग अवे फ्रॉम पी। एस को कंसिडर कर रहे हैं, रिंग को, तो टेंशन एक्टिंग अवे फ्रॉम एस। अच्छा लेकिन टेंशन का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, क्योंकि ये लॉन्गर वाली स्ट्रिंग ही है, और उसी की टेंशन उसने पार्ट नंबर 1 में निकलवा भी दी है, टेंशन इन लॉन्गर स्ट्रिंग। तो टेंशन लॉन्गर स्ट्रिंग को इस्तेमाल करते हुए ये मुझे पता चल गया, ये 3 न्यूटन की फोर्स है। और अब तो पार्ट 1 से मेरे पास एंगल भी मौजूद है। ये एंगल कितना है भाई, अल्फा ई, विच इज 36.87। अच्छा फिर क्या हुआ, और क्या क्या फोर्सेज है देखें। नीचे की तरफ रिंग का वेट है, रिंग का वेट दिया हुआ है क्या, वही तो निकालना नहीं है, लेकिन दिया हुआ है। हाँ, अ स्मॉल रिंग ऑफ वेट W न्यूटन। तो एक जो है वो स्ट्रिंग है जिसके अंदर टेंशन है, और एक वेट है। और इसके अलावा क्या क्या चीजें होती हैं, उसके अलावा फ्रिक्शनल कंपोनेंट होता है, फ्रिक्शनल कांटेक्ट फोर्स है। तो कांटेक्ट फोर्स के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, फ्रिक्शनल कंपोनेंट, नॉर्मल कंपोनेंट। तो फ्रिक्शनल फोर्स पार्ट 2 में पूछी हुई है, और पार्ट 3 के लिए कह रहा है गिवन द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन एस एंड द रॉड इज 0.75 एंड दैट एस इज इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, फाइंड द वैल्यू ऑफ डब्ल्यू। ये क्यों बताता है एस इज इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, ताकि मैं एफ इक्वल्स टू म्यू आर यूज करूं। ये बात मैंने वाज़ेह बताई थी। ये बताता ही इसीलिए है कि लिमिटिंग इक्विलिब्रियम है, ताकि मैं एफ इक्वल्स टू म्यू आर यूज करूं, क्योंकि फ्रिक्शन भी अपनी लिमिटिंग वैल्यू ले रहा होता है। फ्रिक्शन विल बी टेकिंग इट्स मैक्सिमम वैल्यू, and maximum value is mu r. So that is why the force of friction that is acting is equals to mu r. F equals mu r. X S अगर लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में है तो F equals to mu r यूज होगा। फ्रिक्शन फोर्स पार्ट नंबर 2 में निकाल लेते हैं। तो पहले ये समझना जरूरी है कि फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ एक्ट कर रही होगी। तो पहले फोर्स को रिजॉल्व कर लेते हैं। 3 न्यूटन को रिजॉल्व करेंगे इनटू इट्स 2 कंपोनेंट्स। ये वाला जो कंपोनेंट है ये हो जाएगा 3 cos 36.8। मैंने कहा था डायग्राम पे रिजॉल्विंग किया करो, डायग्राम में सारी फोर्सेस लिख दिया करो। सबसे पहली अप्रोच ये होती है। और ये हो जाएगा 3 sin 36.87। इसके अलावा मुझे पता है फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ एक्ट कर रही होगी। फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज एक्ट पैरेलल टू द रॉड, इट विल बी एक्टिंग राइटवर्ड्स। अच्छा नॉर्मल नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द कांटेक्ट फोर्स जिसको हम आर कहते हैं, वो वर्टिक परपेंडिकुलरली एक्ट करता है।
और मैंने कहा था कभी पर राइट भी डाउन भी हो सकता है, अब भी हो सकता है, बट यहाँ क्योंकि डब्ल्यू भी डाउन है, कमजोर वीकर साइड पे होते हैं, फिर एफ बी और आर भी दोनों वीकर एंड पर होते हैं, जो कमजोर साइड होती है उसकी मदद करते हैं। तो एफ राइट पे है क्योंकि राइट पे और कुछ नहीं था, वेट नीचे की तरफ है, और ये फोर्स का जो कंपोनेंट है 3 न्यूटन का, टेंशन का कंपोनेंट ये भी डाउनवर्ड है, तो ऑटोमेटिकली आर आपका ऊपर की तरफ हो जाएगा। तो आप पार्ट 2 में जो आपको फ्रिक्शन कंपोनेंट निकालना है उसके लिए आप राइट इक्वल टू लेफ्ट करोगे। तो राइट इक्वल टू लेफ्ट जब आपने किया तो इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू 3 cos 36.8। और अप इक्वल टू डाउन जब आप करोगे, अप इक्वल टू डाउन, तो ये पार्ट 3 के अंदर आपकी हेल्प हो जाएगी। आपसे क्या पूछा है पार्ट 3 में? फाइंड द वैल्यू ऑफ डब्ल्यू। चले पार्ट 2 पहले सॉल्व कर लेते हैं। 3 cos 36.87, आंसर आ रहा है 2.3999996784। और ये इनएक्यूरेसी भी इसीलिए आ रही है कि ये एंगल आपका एग्जैक्ट नहीं है। तो 2.399999 बन जाएगा 2.4। अब इस तरह की वैल्यू आ रही हो ना, आप समझ जाइएगा कि ये एग्जैक्ट होता है, एग्जैक्ट था, लेकिन ये इसलिए एग्जैक्ट नहीं आ रहा है क्योंकि एंगल हमारा इनएक्यूरेट है। तो फोर्स ऑफ टेंशन 2.4 न्यूटन हो गई, सॉरी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो गई 2.4 न्यूटन। ये पार्ट 2 हो गया। पार्ट 3 में मुझसे डब्ल्यू पूछ रहा है, तो दूसरा इक्वेशन बना लें, अप इक्वल टू डाउन। तो आर इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस 3 sin 36.87। अच्छा अब क्या करूं? यहाँ तो दो अननोन्स हो गए, एक आर है और एक डब्ल्यू है। तो आपको पता है एफ इक्वल टू म्यू आर भी यूज करना है। तो पार्ट 3 में हम एफ इक्वल टू म्यू आर भी किसी तरह यूज करेंगे, क्योंकि म्यू की वैल्यू पता है। क्यों? अब हमें पता है एफ इक्वल टू म्यू आर होता है। हाँ, बल्कि यहाँ से आर आ गया ना। अब एक काम करता हूँ, एफ इक्वल टू म्यू आर यूज करता हूँ, एफ की जगह रख देता हूँ 2.4, म्यू की जगह जो म्यू दिया हुआ है वो रख देता हूँ विच इज 0.75, और आर की जगह रख देता हूँ डब्ल्यू प्लस 3 sin 36.87। क्या बन रहा है वैल्यू के लिहाज से? 1.8000 बन रहा है, तो 1.8 बन रहा है। बस अब ये वो कैलकुलेशन जो मैनेजेबल है, तो मजीद वर्किंग की जरूरत नहीं है। जब आपको लगे ना कि वो वर्किंग वो स्टेप आ चुका है जिसके बाद डायरेक्ट आंसर दिया जाता है, तो डायरेक्ट देते हैं आप। 2.4 डिवाइड बाई 0.75, ये आया 3.2, इसमें से 1.8 माइनस कर दें, तो डब्ल्यू आ गया 1.4। अच्छा, ये एक चीज मैं आपको और प्रैक्टिकली बताऊं, यहाँ से लिखा था ना वेट इज डब्ल्यू न्यूटन, और डब्ल्यू की वैल्यू निकलवा रहे हैं। जब वो कहते हैं ना कि आप देखिए, इसने जब मुझसे टेंशन मांगी तो 3 न्यूटन दिया, फ्रिक्शन मांगी तो 2.4 न्यूटन दिया, लेकिन जब डब्ल्यू की वैल्यू मांगी है तो अब न्यूटन नहीं लिखा इसने आंसर में। ये एग्जामिनर रिपोर्ट का आंसर है। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इसने यहाँ डब्ल्यू न्यूटन लिखा हुआ था, तो डब्ल्यू की तो सिर्फ वैल्यू फिट इन करनी थी बस। 1.4 फिट किया तो ऑटोमेटिकली 1.4 न्यूटन हो गया। अगर आप डब्ल्यू की वैल्यू 1.4 न्यूटन कर देते हो, तो ये वाला न्यूटन मिलकर न्यूटन स्क्वायर हो जाएंगे। अब बच्चे यहाँ पूछेंगे सर क्या यहाँ मार्क्स कटेंगे? नहीं भाई, कटते नहीं है, लेकिन मैं आपको एग्जैक्ट काम बता रहा हूँ कि यहाँ वैल्यू ऑफ डब्ल्यू देनी है, तो इसका मतलब न्यूटन नहीं लिखना, क्योंकि उसने न्यूटन ऑलरेडी लिखा हुआ था। तो डब्ल्यू का आंसर आ गया 1.4। तो पार्ट 2 का भी आंसर मैंने दे दिया, पार्ट 3 का भी आंसर दे दिया। क्वेश्चन 2 में अच्छा खासा टाइम हमने लगाया, बट कॉन्सेप्ट भी तो इतने क्लियर हुए। जल्दबाजी में नहीं सिखा रहा ना, कॉन्सेप्चुअली हर चीज को बता रहा हूँ। पार्ट 1 इज अनकॉमन इन पास्ट पेपर्स और कॉमन। नहीं मतलब बहुत ज्यादा कॉमन भी नहीं है और ऐसा भी नहीं कभी नहीं, कुछ चंद सवाल में नजर आ जाएगा, बट यूजुअल प्रैक्टिस नहीं होती, हर दफा नहीं होता, रेयर है, मतलब रेयर है। अनकॉमन कह सकते हो। तो ये आपका पूरा सवाल मुकम्मल हो गया। स्क्रीनशॉट ले लें और मुझे एक्नॉलेजमेंट दे दें। इज इट क्लियर टू एवरीवन?
अच्छा क्वेश्चन 3 देख लेते हैं, पहले डिस्कस कर लेता हूँ फिर सोल्यूशन दिखा दूंगा। क्वेश्चन 3 में ये मसला आया था ना। A small ring of weight 12 Newton is threaded on a fixed rough horizontal rod. अच्छा रफ रॉड है, रफ हॉरिजॉन्टल रॉड है, इसका मतलब फ्रिक्शन मौजूद होगी। A light string is attached to the ring. A light string is attached to the ring and the string is pulled with a force of 15 Newton at an angle 30 degree to the horizontal. अच्छा एक केस में फिगर 1 में 30 degree to the horizontal, below the horizontal है, when the angle of 30 is below the horizontal, see figure 1। तो ये पार्ट नंबर 1 की बात कर रहा है, पार्ट 1 is focused on figure 1। When the angle is 30 degree below the horizontal, the ring is in limiting equilibrium. Limiting equilibrium का मतलब है F equals to mu r यूज करेंगे। Show that the coefficient of friction between the ring and the rod is 0.666, correct to 3 significant figures। 5 नंबर की रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले आपको फोर्स को रिजॉल्व करना होता है, तो ये हो जाएगा 15 cos 30 और डाउनवर्ड हो जाएगा 15 sin 30। और नीचे की तरफ 12 है, बाकी नॉर्मल और फ्रिक्शनल कंपोनेंट्स ऐड करेंगे। म्यू इक्वल्स टू एफ अपॉन आर होता है, एफ और आर निकलेगा और डिवाइड हो गया आपका म्यू आ जाएगा। तो ये शायद मैंने पार्ट नंबर 2 यहाँ पर सॉल्व करवाया हुआ है खाली, क्योंकि पार्ट नंबर 1 बच्चे यूजुअली कह रहे होते हैं सर हमसे हो गया, लेकिन फिर मैं पार्ट 1 भी डिस्कस कर लेता हूँ। तो पार्ट 1 डिस्कस अगर मैं करता हूँ तो उसके मुताबिक मैं पहले इसको रिजॉल्व करूंगा। तो ये जो फोर्स है 15 न्यूटन की है, तो 15 cos 30 हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 15 sin 30। और नीचे की तरफ ऊपर की तरफ आपका नॉर्मल रिएक्शन होगा यकीनन, और फ्रिक्शनल कंपोनेंट राइट की तरफ होगा। क्या करोगे भाई, अब देखो 5 मार्क्स है इसके, आप किस तरह से बढ़ते हैं मार्क्स मैकेनिक्स में, बहुत जल्दी मिलते हैं मैकेनिक्स में मार्क्स। राइट इक्वल टू लेफ्ट करोगे तो एफ आ जाएगा, इक्विलिब्रियम लिखा हुआ है ना। हाँ लिमिटिंग इक्विलिब्रियम है, एफ इक्वल टू म्यू आर, इक्विलिब्रियम का मतलब आप इक्वल टू डाउन, राइट इक्वल टू लेफ्ट। इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक पार्ट नंबर 1 में एफ इक्वल्स 15 cos 30। अच्छा वैल्यू निकालने की जरूरत भी नहीं है, मतलब वर्किंग में स्मार्ट हो जाओ, जब मांगा नहीं है तो जरूरत नहीं है। और आर इक्वल्स टू 12 प्लस 15 sin 30। वैल्यू देनी है दे दो, नहीं तो म्यू इक्वल्स टू एफ अपॉन आर यूज कर सकते हो। एफ अपॉन आर का मतलब पहले आप लिखो, बल्कि अप्लाई भी कर दो तो क्या मसला। तो म्यू इक्वल्स टू 15 cos 30, या बल्कि 15 cos 30 वैल्यू फॉर्म में कुछ आ ही रहा होगा ना, रूट फॉर्म में, हाँ, बल्कि फ्रैक्शन फॉर्म में आ रहा है, इसको ऐसे ही रहने दो, सही है। 12 प्लस, बल्कि 12 प्लस 15 sin 30, तो वैल्यू फॉर्म में एग्जैक्ट आ रहा होगा 19.5। ये वाली वैल्यू 19.5 आ रही है। 15 cos 30 म्यू इक्वल्स टू एफ अपॉन आर लिख भी दिया करोगे, मैं एफ इक्वल्स टू म्यू आर वाला चीज यूज कर रहा हूँ, एफ इक्वल्स टू म्यू आर है, म्यू इक्वल्स टू एफ अपॉन आर है। 5 मार्क्स फॉर 2 स्टेप, बिल्कुल बिल्कुल मार्क्स मैकेनिक्स में इसी तरह मिलते हैं। लेकिन आपने रिजॉल्विंग की ना, वो मेथड पता है किस तरह देता है, रिजॉल्विंग फोर्स इन द एक्स डायरेक्शन 1 नंबर मेथड, अरे सही लिखा तो 2 नंबर मिल गए। रिजॉल्विंग फोर्सेज इन द वाई डायरेक्शन, और सही अप इक्वल डाउन सही लगाया तो 2 नंबर मिल गए, 2 यहाँ मिल गए, 2 यहाँ मिल गए, डिवाइड करके 5वां नंबर मिल गया। ऐसे होते हैं, ऐसे मार्क्स आपको हलवा तरीके से मिल रहे होते हैं मैकेनिक्स के अंदर, लेकिन बस कॉन्सेप्ट सही पिक होना चाहिए। तो यहाँ से जो वैल्यू मेरी आ रही है, मैं उसको बता भी सकता हूँ कि भाई मेरा एग्जैक्ट आ रहा था 5√3/13। और फिर मैं इसको 0 बल्कि एग्जैक्ट लिखने की जरूरत नहीं थी, लिखना चाहते थे लिख सकते थे,
बट 5 SF थोड़ी ज्यादा एक्यूरेसी लिखना। एक बात याद रखो, जब आपको शो करवाते हैं ना कि 3 डेसिमल में 0.666 से, कुछ बच्चे डायरेक्ट 0.666 लिख देते हैं। अगर आप डायरेक्ट 0.666 लिखोगे ना तो एक नंबर कट जाएगा। उसको बताओ कि नहीं भाई, मेरा आंसर तो अलग एक्यूरेसी पे आ रहा था, बट क्योंकि तुमने फरमाइश की थी कि 3SF में दो, इसलिए 3SF के मुताबिक फिर ये आंसर आ रहा है। ये आपका सही है, आपका आंसर हो जाएगा। और पार्ट नंबर 2 में क्या है, पार्ट नंबर 2 थोड़ा क्लियर करने दें, बल्कि डायरेक्ट बता देता हूँ। पार्ट नंबर 2 में क्या है, मूवमेंट हो रही है। When the angle of 30 is above the horizontal, the ring is moving with acceleration। जब मूवमेंट है ना, इसका मतलब ये है कि उस वक्त भी F इक्वल टू म्यू आर है, F अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पे काम कर रहा है, लेकिन अब नेट फोर्स इक्वल टू ma लगेगा। देखिए मैंने क्या किया, 12 न्यूटन नीचे की तरफ था, 15 को रिजोल्व किया जैसे यहाँ पर किया था, 15 cos 30 लेफ्ट और 15 sin 30 अप। अच्छा, अब आर ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, याद रख। अगर रॉड हॉरिजॉन्टल है परपेंडिकुलर तो आर होगा, ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है। कैसे फैसला होगा पता है आर का? अब देखो, नीचे वाली फोर्स 12 है, ऊपर वाली 15 sin 30 है। कमजोर कौन सी साइड है? 15 sin 30 इज 7.5। ऊपर वाली साइड कमजोर है। जो साइड कमजोर है ना, उस तरफ आर है करता। तो ऊपर, क्योंकि आर का काम है न्यूट्रलाइज करना, उसको रोकना, इक्विलिब्रियम में रखना। तो आर ऊपर इसीलिए क्योंकि 15 sin 30 छोटी वैल्यू है, 15 sin 30 बड़ी वैल्यू, मतलब सारे ये 50 sin 30 होता। तो ऊपर बड़ी हो जाता तो फिर आर ऊपर नहीं होता, आर नीचे होता। ये रट्टा नहीं माना कि वेट अगर नीचे है तो आर ऊपर है, कुछ बच्चे रट्टा मार रहे होते। आर कमजोर का साथी, कमजोर साइड पर आएंगे आर और एफ। तो एफ इक्वल्स 15 cos 30 है, जैसे कि फिगर 1 में था। लेकिन आर प्लस 15 sin 30 इक्वल्स टू 15 cos 30। लेकिन मुझे निकालना क्या था, वैल्यू ऑफ ए निकालनी थी। तो नेट फोर्स इक्वल्स टू एम ए। अच्छा, अब देखिए रिंग मूव करेगी, कहाँ मूव करेगी? लेफ्टवर्ड्स मूव करेगी, क्योंकि अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन से ज्यादा हो गई। तो 15 cos 30 इज ग्रेटर देन फ्रिक्शन। 15 cos 30 इज ग्रेटर देन फ्रिक्शन। ये वाला स्टेप लिखना जरूरी नहीं होता, लेकिन ये समझाने के लिए कि अप्लाइड फोर्स जब फ्रिक्शन से ज्यादा हो जाए तो मूवमेंट होती है। मैंने आपको नोट्स में लिखवाया। 15 cos 30 इज ग्रेटर देन फ्रिक्शन। तो 15 cos 30 माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू एम ए। और फ्रिक्शन कितनी आई है ऊपर आप निकाल लें। 15 cos 30 थी, वो फ्रिक्शन की वैल्यू आप यहाँ लिखेंगे। 15 cos 30 डेसिमल में निकाल लेना। 15 cos 30। एक मिनट। नहीं, ऐसे नहीं निकलेगा, फ्रिक्शन निकालनी पड़ेगी। एफ इक्वल टू म्यू आर से। म्यू कौन सा यूज होगा? म्यू वो यूज होगा जो पार्ट नंबर 1 में निकाला था, याद रखें। तो एफ इक्वल टू म्यू आर करेंगे, आर कितना है? तो अब जाहिर सी बात है, सारी रिजॉल्विंग हो रही है, तो आर प्लस 15 sin 30 इक्वल टू 12। आर प्लस 15 sin 30 इक्वल टू 12 से आर 4.5 आ गया। एफ इक्वल टू म्यू आर। अच्छा याद रखिए, म्यू का 3 ऐसे वाला वर्जन नहीं लेंगे। वर्किंग के लिए हम 5 ऐसे वाला वर्जन रखते हैं, इसीलिए एफ इक्वल टू म्यू आर में 5 ऐसे वाला वर्जन म्यू की जगह लेंगे। आर हमारा 4.5 हो गया, तो यहाँ से एफ आ गया। तो एफ को पहले हमने निकाला, फिर 15 cos 30 फ्रिक्शन से बड़ा है, एफ निकला था म्यू आर से। 15 cos 30 माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू एम ए, जो फ्रिक्शन यहाँ से आया था उसको यहाँ पर माइनस किया। नेट फोर्स इक्वल टू एम ए से एक्सेलरेशन आ गई, राउंड ऑफ करके 8.33। सही है। तो जिस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है वो लेफ्टवर्ड्स है। नेट फोर्स इक्वल टू एम ए के मुताबिक 15 cos 30 माइनस एफ इक्वल टू एम ए। फ्रिक्शन निकालने के लिए म्यू आर, म्यू वही यूज होगा जो पार्ट 1 में था, मैंने लिखवाया था नोट्स में। म्यू सेम रहता है थ्रू आउट अ क्वेश्चन। इन अ पर्टिकुलर क्वेश्चन म्यू रिमेन सेम, बट एफ एंड आर बोथ चेंजेस। एफ और आर चेंज होंगे बट म्यू चेंज नहीं होगा। तो आर चेंज हो गया था क्योंकि, तो एफ भी चेंज हो गया। तो पार्ट नंबर 1 में जो एफ था वो अलग है, क्योंकि आर अलग था। वहाँ आर जो है 15 sin 30 प्लस 12 के बराबर था, लेकिन यहाँ आर प्लस 15 sin 30 12 के बराबर है। आर बदल गया तो एफ भी बदलेगा, लेकिन म्यू सेम रहेगा। तो इसलिए पहले मैंने आर निकाला, अप इक्वल टू डाउन से राइट। अच्छा, इक्विलिब्रियम में मूवमेंट है, लेकिन मूवमेंट हमेशा पैरेलल टू द रॉड होगी, पैरेलल टू द कॉन्टैक्टिंग सर्फेसिस होगी, परपेंडिकुलरली मूवमेंट नहीं होती।
तो परपेंडिकुलरली इक्वालिटी में मौजूद रहती है, इसलिए परपेंडिकुलरली आर प्लस 15 sin 30 इक्वल टू 12। उससे आर निकाल लिया, एफ इक्वल टू म्यू आर से एफ निकल गया, और फिर मैंने नेट फोर्स इक्वल टू एम उस फ्रिक्शन को इस्तेमाल करके एक्सप्रेशन निकाल ली। ये क्वेश्चन 3 मुकम्मल हो गया, और मेरे ख्याल से एक एक्सपोजर आपको मिल गया, जिसके बाद मजीद सवाल करने की पोजीशन में है। तो जिसने 2 एक्सप्लेनेशन लेक्चर्स थे, तीसरा एक्सप्लेनेशन लेक्चर था, 3 एक्सप्लेनेशन लेक्चर्स हो गए, तीसरे लेक्चर के अंदर 2 एग्जाम्पल सॉल्व थे, 3 एक्सप्लेनेशन लेक्चर्स हैं, और ये चौथी क्लास हो गई जिसके अंदर 5 रुपए के 3 सवाल करवा दिए। इस एक्सपोजर के बाद मेरे ख्याल से अब आपकी इस्तेताद इतनी बढ़ चुकी है कि आप जो है इंडिपेंडेंटली सवाल कर सकते हैं। सवाल भरपूर तरीके से करके लाएं, और यकीनन करके लाएंगे तो फिर नेक्स्ट क्लास में मसले मसाइल पूछ सकेंगे, वरना फिर क्या होगा, कोई फायदा नहीं होगा। भरपूर तरीके से सवाल करें, 50 60 70, और जो मसले मसाइल है मेरे पास लेकर आए, इंशाल्लाह आपके मसलों को रिजॉल्व करते हैं। सही है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फोर्सेज। आगे आने वाले तमाम टॉपिक्स में फोर्सेज जान है, आप समझ लें। फोर्सेज अगर आपका पक्का हो जाएगा तो आगे आपको इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत हेल्प होगी, क्योंकि ये वाला एस्पेक्ट हर जगह यूज होता है। मुझे बताएंगे सवाल सबको क्लियर है? चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, क्वेश्चन हमने कर लिए बड़ी अंडरस्टैंडिंग के साथ कॉन्सेप्चुअली। इसकी बेसिस पर मजीद सवाल करके नेक्स्ट क्लास में पेश हों, मसले मसाइल अपने क्लियर करवाएं। मिलते हैं अगली क्लास में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।